आज एक और डेफिनेशन पे हम बात करेंगे और वो है कीस्टोन स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज अगर हम देखते हैं तो टर्म में ही की आ रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये स्पीसीज जहां कहीं भी रहती है वहां अपना की रोल प्ले करती है, मतलब कि मेन रोल प्ले करती है। ये स्पीसीज जहां कहीं भी रहेगी वहां अपना मेन रोल प्ले कर रही है। आज बेटा आपसे ये कहेंगे कि ये स्पीसीज जहां कहीं भी रहती है वहां इसका नंबर कम होता है। ये स्पीसीज जहां कहीं भी रहेगी वहां इसका नंबर कम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि एंडेमिक का नंबर कम होता है उन स्पीसीज के कंपैरिजन में जिनका डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड है। अब इसके बारे में कह रहे हैं कि इसका नंबर कम है अपने इकोसिस्टम में। इसका नंबर कम होता है अपने इकोसिस्टम में। अब इकोसिस्टम वाइज बात हो रही है, और जब इसका नंबर कम है तो उस केस में बेटा इसका बायोमास भी कम होगा। बायोमास ये शब्द इकोलॉजी अभी पढ़ाते हुए हमने फर्स्ट टाइम यूज किया है। बेटा बायोमास जब टर्म आई है तो इसका मीनिंग क्या होगा? अगर हम देखें तो ये बायो का ही मास है, मतलब कि वेट ऑफ लिविंग है बेटा। किसी भी लिविंग का अगर आप वजन कर लेते हैं तो वही उसका बायोमास होता है। और ये दो तरह से लिया जाता है। एक तो इसको आप फ्रेश वेट की फॉर्म में देखते हैं, और एक बेटा इसको आप ड्राई वेट की फॉर्म में देखते हैं। ऑर्गेनिज्म जैसा है अगर उसी हालत में वजन कर लिया तो ये फ्रेश वेट होगा। अगर उसकी बॉडी से वाटर कंटेंट को हटा के देखा तो ये ड्राई वेट होगा। मतलब कि ड्राई वेट इक्वल्स टू फ्रेश वेट माइनस वाटर होता है बेटा। जब आप फ्रेश वेट में से जब वाटर को हटा देते हैं तो ड्राई वेट बन जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो बेटा जल्दी बैठो। हो गया। जब आप फ्रेश वेट से वाटर हटाएंगे तो क्या आएगा? ड्राई वेट। जैसे अभी मैं जैसा हूं वैसे आप मुझे वजन करें तो क्या होगा? अगर आप मुझे सुखा के तोले, फिर आप कहेंगे कि ठीक है सर सुखा के तोले, लेकिन सुखाते कैसे हैं? अगर अभी अभी आपको सुखा दिया तो आप हमारे बीच नहीं रहोगे। और अगर इकोसिस्टम वाइज ऐसे हम सुखाते फिरे तो भारी पड़ जाएगा। फिर तो हम गजब का नुकसान कर देंगे इकोसिस्टम का। तो ये हमारी स्टडी के लिए इतना नुकसान नहीं चलेगा। तो आखिर करते क्या है? तो फिर आज इस पे बात हो ही जाए। बेटा ड्राई वेट लेने के लिए आप एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसका नाम बॉम्ब कैलोरीमीटर है। नाम तो सुना ही होगा। इसकी हेल्प से ड्राई वेट लिया जाता है। चलिए आज हम एक लाइन का ड्राई वेट लेके देखते हैं। सबसे पहले हमने इस लाइन को देखा जिसका वजन अभी 200 किलो है। बताइए ये 200 केजी इसका फ्रेश या ड्राई? अब इसकी बॉडी से एक छोटा सा टिश्यू अलग कर लो और उस टिश्यू को अलग से वजन करो। पता लगा कि वो 100 ग्राम का है। टिश्यू का वजन है 100 ग्राम। अब इस वाले टिश्यू को बॉम्ब कैलोरीमीटर में रखना, पूरे लॉइन को नहीं। और याद रखना, दूर दूर तक के बच्चे कान खोल के सुन लो रे बेटा, जब ड्राई वेट लेंगे तो सुखाते हैं, जलाते नहीं। सुखाना और जलाना अलग अलग है। अगर आपने जला दिया तो सारा कार्बन उड़ जाएगा। इसको ड्राई करना है, इससे वाटर कंटेंट को अलग करना है। और जब ड्राई हुआ उसके बाद अगर आप वजन करेंगे तो ये 10 ग्राम बचा है।
अगर ऐसा हो रहा है कि 100 में से 10 ग्राम बच गया, मतलब कि 10% बचा है बेटा, और अब तो सीधा कह दो रे कि जो 200 किलो का लाइन घूम रहा है वो सूख के 20 किलो रह जाएगा। ये 20 किलो इसका फ्रेश या ड्राई, लेकिन अप्रोक्स है, अप्रोक्स, एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि अभी उसकी बॉडी में हड्डियां बचती है, अभी उसकी बॉडी में टिश्यू वाइज वाटर कंटेंट बदल सकते हैं। बच्चों, आज तो हमने आपको आइडिया दिया है कि ड्राई वेट जब लेते हैं तो ऑर्गेनिज्म मरता नहीं है। अगर मैं आगे चलकर आपसे कहूंगा कि ये किसी ऑर्गेनिज्म का ड्राई वेट है, इसका मतलब वो जिंदा है, वो मरा नहीं है। तो आज तो आपको ये आइडिया दिया है, जिस दिन हम सच में ड्राई वेट लेंगे ना, हिसाब हर बात का होगा, मतलब हड्डियों का, टिश्यू वाइज वाटर कंटेंट का, सबका बेटा, उस दिन तो बात करेंगे। लेकिन आज तो सिर्फ आइडिया है ना। तो किस तरह से ड्राई वेट लिया जाता है, बात समझ में आ रही है? तो फिर बता दो, फ्रेश और ड्राई में कौन अच्छा? ड्राई, क्योंकि फ्रेश वेट तो वेरिएबल है भाई। आप एक प्लांट को मॉर्निंग में वजन करो, आफ्टरनून में करो, इवनिंग में करो, तीनों टाइम अलग आएगा, क्योंकि प्लांट का मॉर्निंग में ट्रांसपिरेशन कम, आफ्टरनून में, इवनिंग में फिर कम। अभी अभी आपने मुझे वजन किया, पता लगा 70 kg, उसके तुरंत बाद मैंने 2 गिलास पानी पी लिया, वजन बदल गया। और जो लगातार बदलता है वो अच्छा नहीं होता बेटा। अच्छा वो है जो कांस्टेंट है बेटा। और अगर ऐसा है तो ड्राई वेट यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है बच्चों, और इसी वजह से इसको मोर एक्यूरेट कहा जाता है। सही है। तो फिर आ जाओ, एक इकोसिस्टम में भी आओ, वहां भी बायोमास लेना सीखते हैं। और इसके लिए आज हम चलते हैं एक ग्रासलैंड में, अभी वापस पीछे आएंगे, चिंता मत करो। ये रहा एक बड़ा सा ग्रासलैंड। आज हम यहाँ बायोमास स्टडी करना चाहते हैं। सब बच्चे ध्यान से सुन लेंगे। इकोलॉजी में जब भी कोई स्टडी की जाती है, चाहे बायोमास, चाहे एनर्जी फ्लो, चाहे प्रोडक्टिविटी, जो भी, आपको दो बातें एसेंशियल याद रखनी है कि आपकी स्टडी एक यूनिट एरिया में होगी, आपकी स्टडी एक यूनिट टाइम में होगी। देखते हैं कितने बच्चे मेरी बात को समझ पाते हैं। अगर हम यूनिट टाइम नहीं लेंगे, ड्राई वेट भी वेरिएबल होगा। आज एक प्लांट का वजन 10 किलो, एक साल बाद 20 किलो, आज 10 के हिसाब से परसेंट है, फिर 20 के हिसाब से होगी। यूनिट टाइम जरूरी है, यूनिट एरिया जरूरी है। और एरिया भी ढंग से लेना, ऐसा नहीं हो जाए कि 1 मीटर स्क्वायर लेके बैठ जाओ जिसमें हम ढंग से लाइन को खड़ा भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एरिया एटलीस्ट इतना लेना है जहां पर आपको एक बढ़िया फूड चेन चलती हुई दिखे रहे। तो आज इसके लिए हमने यहाँ 10 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया लिया है। 10 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया को आप देख रहे हैं। और इस एरिया में आपने देखा कि 200 डियर यहाँ पर है। उनको खाने के लिए 50 भेड़िए भी हैं। उनको खाने के लिए यहाँ जे रहा है, एक ही बहुत है। तो फिर बताओ, जल्दी से बताओ, डियर, वुल्फ, लायन में सबसे ज्यादा बायोमास किसका? जिस बच्चे ने एक डियर, एक वुल्फ, एक लॉइन सोचा, वो लॉइन को ज्यादा बताएगा। लेकिन हाँ, मैंने कह दिया ना आपसे, स्टडी इंडिविजुअल पे नहीं, एरिया पे है। तो पूरे एरिया में जितने डियर, 200 के कंपैरिजन में 50, 50 के कंपैरिजन में एक आपको देखना है बेटा। और इस तरह से आप देखोगे तो सबसे ज्यादा बायोमास किसका, उसके बाद किसका, सबसे कम किसका? बहुत गजब। तो किस तरह से बायोमास लिया जाता है, बात समझ में आ गई। एक बात फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ये आगे तक याद रखना, कोई भी स्टडी इंडिविजुअल को लेकर की गई सही नहीं होती, एरिया पे होनी चाहिए। टोटल एरिया के इंडिविजुअल पे जो स्टडी होगी वही सही मानी जाती है। एनसीईआरटी भी यही लिख रही है बेटा। यहाँ आप वापस आ जाइए। और जब बायोमास की बातें आई थी इसलिए हमने इतनी बातें की हैं।
हमने कहा कि कीस्टोन स्पीसीज वो है जिसका अपने इकोसिस्टम में नंबर, बायोमास कम, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ये स्पीसीज अपने इकोसिस्टम में मेंटेन करके रखती है स्ट्रक्चर को। ये स्पीसीज अपने इकोसिस्टम में मेंटेन करके रखती है बैलेंस को। अरे ये स्ट्रक्चर मेंटेन करती है, ये बैलेंस मेंटेन करती है। कैसे समझेंगे अभी, पहले ये तो जानो स्ट्रक्चर किसको कहते हैं और बैलेंस किसको कहते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर उसके कंपोनेंट बनाते हैं, और इकोसिस्टम के तो दो ही कंपोनेंट है, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक, एबायोटिक, इसका मतलब ये स्पीसीज अपने इकोसिस्टम की दूसरी स्पीसीज को बचा के रखेगी, और जब दूसरी स्पीसीज बची रहेगी तो बायोटिक बचेगा, कंपोनेंट बचेगा, तो क्या बना रहेगा, और स्ट्रक्चर रहेगा, तो आपस में फंक्शन अच्छे से होंगे तो क्या रहेगा। चलो एग्जाम्पल देख ही लो, और इसके लिए आज आप सब बच्चों को तुरंत लिए चलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। बच्चों आप डेसिडुअस का मतलब जानते हो क्या, क्या होता है। डेसिडुअस का मतलब पतझड़ नहीं होता। डेसिडुअस का मीनिंग है ऐसे फॉरेस्ट जो पर्टिकुलर सीजन में अपनी सारी लीफ गिरा देते हैं। ठीक है बेटा, तो फिर ट्रॉपिकल डेसिडुअस अपनी लीफ कब गिराते हैं, स्प्रिंग या ऑटम। अरे स्प्रिंग में गिराते हैं बेटा। जिन बच्चों को ये आइडिया नहीं है वो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये रहे चारों सीजन, ये रहा समर, आ जाओ ऑटम, नहीं जाना नहीं, पहले आना है, फिर विंटर, और फिर क्या है स्प्रिंग, वापस आओ समर। ये अगर पत्तियां स्प्रिंग में गिर रही है तो फॉरेस्ट का नाम बोलिएगा, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। और अगर पत्तियां ऑटम में गिर रही है तो फिर उसको टेम्परेट डेसिडुअस कहा जाता है। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट के नाम से पुकारेंगे बेटा। क्या सब बच्चे जानते हैं कि पत्तियां गिरने से पहले रंग बदलती है। अगर आने वाला कलर येलो येलो ही हो जाए तो वो ट्रॉपिकल डेसिडुअस होगा, लेकिन अगर आने वाला कलर रेड ऑरेंज हो रहा है तो उसे आप टेम्परेट डेसिडुअस के नाम से पुकारेंगे। रेड ऑरेंज कलर का हो जाना टेम्परेट डेसिडुअस है। ये बहुत बड़ी स्पेशलिटी है इस एरिया की, रेड ऑरेंज कलर का होना। अगर आप ऑटम सीजन में बाई प्लेन, बाई हेलीकॉप्टर इस फॉरेस्ट के ऊपर से निकलते हैं और नीचे देखें, ऐसा लगेगा जैसे जंगल में आग लग रही हो, क्योंकि सारी पत्तियों का कलर रेड ऑरेंज हो जाता है बेटा। ट्रॉपिकल डेसिडुअस अपनी पत्तियां गिराना स्प्रिंग में शुरू करता है। पीक समर आते आते पेड़ खाली हो जाते हैं, पत्तियां नहीं रहती। ये ऑटम में पत्तियां गिराना शुरू करता है। पीक विंटर आते आते पेड़ खाली हो जाते हैं, पत्तियां नहीं रहती। जिन बच्चों को अगर बाय द वे ट्रॉपिकल और टेम्परेट शब्द अभी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ये एरिया है बेटा, ट्रॉपिकल एरिया, टेम्परेट एरिया, वहां मिलने वाले फॉरेस्ट है, भी आगे आ जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा हूं वो सब बच्चों को पहुंचना चाहिए। इनका स्प्रिंग में पत्तियां गिराना, उनका ऑटम में पत्तियां गिराना पीक समर और पीक विंटर से बचने का तरीका है। गर्मियां आने वाली है, पत्तियां गिरा दो, ट्रांसपिरेशन कम होगा। सर्दियां आने वाली है, पत्तियां गिरा दो, सरफेस एरिया कम होगा, हीट लॉस कम होगा। सही है, तो ये अडेप्टेशन है इनके अपने अपने एरिया के। बेटा यहाँ अभी अगर आपसे ट्रॉपिकल डेसिडुअस में मिलने वाले प्लांट का नाम पूछ लो तो आपका आंसर साल और टीक होगा। साल और टीक, ये
ट्रॉपिकल डेसिडुअस में मिलते हैं और टेम्परेट डेसिडुअस में ओक, जिसका बॉटनिकल नेम क्योरकस सुबेर, क्योरकस सुबेर। ठीक बात। यहां अभी फिलहाल हम ट्रॉपिकल डेसिडुअस में हैं और मैंने आपसे कहा कि समर टाइम चल रहा है। आप बच्चे समझ गए कि मैक्सिमम प्लांट्स ने अपनी लीफ फॉल डाउन कर दी है, मैक्सिमम प्लांट्स अपनी पत्तियां गिरा चुके हैं। लेकिन ऐसे समय में बेटा यहां मिलने वाले फिग ट्री, मतलब कि अंजीर के पेड़, यहां पर हरे भरे हैं। अरे इनके ऊपर फ्रूटिंग हो रही है। जब मैक्सिमम प्लांट्स ने अपनी पत्तियां गिरा दी, उस टाइम पर फिग का नंबर कम, बायोमास कम, लेकिन हर्बियोर को खाना दे रहा है। हर्बियोर की जान बच रही है तो फिर कार्निवोर भी बच रहे हैं। हर्बियोर बचा, कार्निवोर बचा, बायोटिक बचा तो स्ट्रक्चर बची, और स्ट्रक्चर बनी रहेगी तो क्या मेंटेन रहेगा? बैलेंस मेंटेन रहेगा। फिग का नंबर कम, बायोमास कम, लेकिन उस मुसीबत की घड़ी में अपने इकोसिस्टम का साथ दे रहा है जब सबने पत्तियां गिरा दी। समझ पा रहे हैं क्या बेटा? और आज सब बच्चे ये क्लियरली सुन लीजिए कि स्टोन स्पीसीज वो स्पीसीज है जिसे अपने इकोसिस्टम से हटा दें तो इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और एक बात और सुन लो बेटा, नंबर ज्यादा होके तो कोई भी इन्फ्लुएंस छोड़ देता है, नंबर ज्यादा रख के तो कोई भी इन्फ्लुएंस दिखा देगा, लेकिन जिसका नंबर कम, बायोमास कम, फिर इन्फ्लुएंस दिखाता है, वो कीस्टोन कहलाता है। हर किसी के बस की बात नहीं है कीस्टोन बनना। तो ये कीस्टोन क्यों है, बात समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन आप बच्चों को पूछना चाहिए था, किसी ने नहीं पूछा, मैं ही बोलता हूं। आपको कहना चाहिए कि सर आप बार बार कह रहे हो कि फिग का नंबर कम है, बायोमास कम है, और सारे फॉरेस्ट के हर्बिवोर्स, आखिर सर्वाइवल कैसे होगा? गजब, मैं समझ गया। अरे बात एक पर्टिकुलर सीजन की हो रही है, हमेशा की नहीं। इतने टाइम में तो खिलाई देगा। बात हमेशा की होती तो फिर सर्वाइवल नहीं होता, फिर तो सब के सब। सही है ना? तो एक पर्टिकुलर सीजन में ही ऐसा हो रहा है, हमेशा के लिए नहीं। लेकिन उस पर्टिकुलर सीजन में भी इसका रोल कितना बड़ा है, समझ रहे हैं ना? अगर उस टाइम पर ये नहीं होता तो फिर तो वैसे ही मर जाते। एक और एग्जाम्पल आ रहा है, और वो है लाइन इन फॉरेस्ट। ये भी अपने इलाके का कीस्टोन है, क्योंकि आप तो जानते हो ये जब होता है तो सबको खा पी के बैलेंस रखता है। और ये जब सबको बैलेंस रखेगा, जैसे हर्बी और कम होंगे तो प्लांट कम खाएंगे, और प्लांट कम खाएंगे तो प्लांट बचेंगे, हर्बी और भी बचेंगे तो कार्निवोर भी बचेंगे। अरे यार इसको ले जाओ कहीं, क्योंकि उसका असली इंपॉर्टेंस तभी पता लगता है जब वो चला जाता है। जब हमने इसको यहां से हटाया तो क्या डियर के नंबर बढ़ जाएंगे? तो क्या वो सारे प्लांट खा जाएंगे? और जब प्लांट तो गए जो गए, आपस में लड़के खुद भी मर जाएंगे, क्योंकि खाना कम हो गया ना। फिर कुछ बच्चे कह देंगे कि सर हटा दो इसको, क्या फर्क पड़ रहा है, भेड़िया है ना वो खा लेगा। फिर भेड़िए को कौन खाएगा? उसके नंबर बढ़ जाएंगे, और जब भेड़िया बढ़ गया तो सारे हर्बिवोर्स को निपटा देगा, और जब हर्बिवोर्स खत्म तो खुद क्या घास खाएगा? मर जाएगा। सही है ना? फिर आप कहें कि सर ऐसे तो लाइन के नंबर बढ़ गए, तो ना, लाइन के नंबर ऐसे नहीं बढ़ते बेटा। आप कहें कि ऐसे कैसे? आपने एवोल्यूशन में पढ़ा हुआ है
पड़ा हुआ है कि जिनकी स्टेबिलिटी ज्यादा, जिनकी सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी ज्यादा, उनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल का। मैं बात रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल की कर रहा हूं, रिप्रोडक्टिव फिटनेस की नहीं। बात रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल की हो रही है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस की नहीं बेटा। आपके एनसीईआरटी भी इकोलॉजी में भी आपको समझा रही है कि कुछ हर एक स्पीसीज ने एवोल्यूशनरी सीक्वेंस में पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी को डेवलप किया है। कुछ ऐसे हैं जो लाइफ में एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो एक से ज्यादा बार रिप्रोड्यूस करते हैं, बड़ी साइज के कम इंडिविजुअल, जो एक से ज्यादा बार रिप्रोड्यूस करते हैं, छोटी साइज के ज्यादा इंडिविजुअल। लिखा है ना बेटा। तो ये सब अपने अपने सर्वाइवल के हिसाब से ही तो हुआ है। जैसे लॉयन और इंसेक्ट दोनों की स्पीसीज के बराबर इंडिविजुअल ले लेते हैं और दे दे दोनों को 1 साल का टाइम, 1 साल बाद कौन नंबर ज्यादा बनाएगा? इंसेक्ट, क्योंकि बेचारे की स्टेबिलिटी, अरे बहुत सारे तो अपने पैरों में दबके मर जाते हैं। अगर वो नंबर कम बनाते तो अब तक तो एक्सटिंक्ट ही हो जाते बेटा। तो नेचर ने ये पहले से डेवलप किया है उनके अंदर कि उनको नंबर ज्यादा बनाना है ताकि उनका सर्वाइवल बना रहे। तो यहाँ पर लायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कम होगा बेटा, कम होगा। तो यहाँ जल्दी बताइए, क्या ये वैसे एकदम नंबर बढ़ा लेगा क्या? अब मुझे आप बच्चों की समझदारी देखनी है। अगर आपको बात समझ में आ गई होगी तो मेरा आंसर सही आ जाएगा आपको। बेटा, लायन, वुल्फ और डियर में सबसे ज्यादा रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, उससे कम, सबसे कम। अगर आगे ग्रास होती तो ग्रास का रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, गजब। तो अभी तो इसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल सबसे कम है ना, तो ये एकदम ऐसे नंबर नहीं बढ़ाएगा। सही है। एक और एग्जांपल आ रहा है और वो है बेटा कंगारू रेट इन डेजर्ट। कंगारू रेट वही है जो कभी जिंदगी में पानी नहीं पीता, कभी नहीं बेटा। एक बार एक बच्चे ने मेरे से कहा कि सर जबरदस्ती पिलाएं तो? काहे के लिए मर जाएगा? जबरदस्ती पिलाएंगे तो पी लेगा, लेकिन अगर पानी सामने रख दें और इसको छोड़ दें, नहीं पिएगा, क्योंकि इसने पानी देखा ही नहीं, इसको इस तरह से आता ही नहीं है पीना। कभी पिया हो तो जाने। बात समझ रहे बेटा? फिर आप कहें कि सर ये कभी पानी नहीं पीता तो फिर रह कैसे लेता है? गजब। फैट ऑक्सीडेशन करेगा, बाई प्रोडक्ट वाटर बनाएगा ना। बाकी आपने पढ़ ही लिया होगा कि ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन डिस्चार्ज करता है। सर ने आपको नेफ्रॉन पढ़ाते समय बता ही दिया है। इसके पानी नहीं पीने से इसके कीस्टोन होने का कोई लेना देना नहीं। कीस्टोन क्यों है? दो बातें बोलेंगे। पहली बात, नंबर तो कम है ही बेटा, ठंड रखिए। एक कीस्टोन क्यों है? दो बातें बोलेंगे। पहली बात, ये जहां रहता है डेजर्ट में, वहां डीप डीप बरोज बना के रहता है बेटा। बिल, बरो, इधर बना दो, उधर बना दो, उधर। गर्मी के दिन है, सैंड ज्यादा गर्म होती है, ऐसे समय में उस एरिया के रेप्टाइल्स इसकी बरों में छुप के अपनी जान बचाते हैं। मैंने स्पेशली रेप्टाइल्स का नाम लिया क्योंकि रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड हैं। उनका बॉडी टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर एक्सटर्नल के साथ बदलता है। बाहर ज्यादा तो अंदर, अरे प्रोटीन के डीनेचर होने का खतरा है। अगर ऐसा है तो उन्होंने बरों में छुप के अपनी जान बचाई है। अगर वहां स्पीसीज बचेगी तो बायोटिक बचेगा, तो स्ट्रक्चर बचेगा, तो बैलेंस रहेगा। दूसरी बात, ये जहां रहता है, कहाँ रहता है? वहां सीड खाता है, सीड। इधर के बिखरे खा गया, उधर के खा गया, उधर के खा गया। अरे सीड खाएगा, सीड। डेजर्ट को डेजर्ट बना के रखता है, फलने फूलने नहीं देता।
ऐसा सुन के कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि इससे अच्छा तो सर इसको हटा ही दो, डेजर्ट ग्रो कर जाएगा, फल फूल जाएगा। जो बच्चा ऐसा सोच रहा है वो बहुत स्वार्थी है, क्योंकि जिस दिन डेजर्ट डेजर्ट ना रहा, डेजर्ट वाले मर जाएंगे। अरे डेजर्ट वाले तो डेजर्ट से अडेप्टेड है ना बेटा, क्या वो फॉरेस्ट से अडेप्टेड है क्या? और मैंने इसको आपको कीस्टोन डेजर्ट का कहा कि फॉरेस्ट का? आपने इकोसिस्टम की क्वालिटी बना के रखता है, जैसा वो है वैसा मेंटेन करके रखता है। अगर ऐसा है तो अब आपके पास टोटल कीस्टोन स्पीसीज के 3 एग्जांपल आ चुके हैं। फिग ट्री ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, लाइन इन फॉरेस्ट, कैंगारू रेट इन डेजर्ट। याद हो जाएंगे ना? टिप्स पे आ जाने चाहिए सब बच्चों के। ठीक, तो यहाँ पर याद रखो, कंगारू एंडेमिक है, कंगारू रेट कीस्टोन है। कंगारू पढ़ते ही भावुक मत हो जाना, समझ पा रहे हैं बेटा? तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गई कीस्टोन स्पीसीज। पलट दो पत्ता, आगे बढ़ जाएं। इसके पीछे वाला पत्ता तो हो गया था। बहुत बढ़िया, बस ऐसे ही चलते रहो बेटा। हाँ बेटा, रिप्रोडक्टिव फिटनेस का मीनिंग स्टेबिलिटी से है। कम इंडिविजुअल आते हैं लेकिन उनका सर्वाइवल अच्छा है, तो उनकी फिटनेस ज्यादा है। समझ रहे हैं? तो जो कम इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं उनकी फिटनेस ज्यादा होती है, क्योंकि जो इंडिविजुअल जितने भी आए उनके मैक्सिमम के सर्वाइव करने के चांस है। ऐसा, बाकी एवोल्यूशन में आप पढ़ ही लेंगे। ठीक बात है। आखिरी एक और आ रहा है, और वो है क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। क्रिटिकल लिंक स्पीसीज, एक बात सब बच्चे दूर दूर तक सुन लो, मैंने क्रिटिकल लिंक लिखा है, कनेक्टिंग लिंक नहीं। कनेक्टिंग लिंक और क्रिटिकल लिंक में डिफरेंस जानते हैं? कनेक्टिंग लिंक युगलीना, प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर रखता है। कनेक्टिंग लिंक वायरस, लिविंग और नॉन लिविंग। आर्कियोप्टेरिक्स पढ़ा क्या ऐसा? तो मैंने यहाँ कनेक्टिंग लिंक नहीं बेटा, क्रिटिकल लिंक लिखा है। लिंक लिख दिया तो समझ जाओ कि ये एक प्रकार के लिंक बोले तो मीडिएटर स्पीसीज है। ये दो कंपोनेंट के बीच में लिंक करती है। जब तक एग्जाम्पल ना आ जाए सब बच्चे बोर्ड पे देखते रहेंगे। ये दो कंपोनेंट के बीच में लिंक बनाती है, और जिन दो कंपोनेंट के बीच में लिंक बन रहा है उनमें एक कंपोनेंट तो लिविंग होगा ही सही, दूसरा कंपोनेंट लिविंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक बात। और जो लिंक बनाएगी वो एक असेंशियल लिंक होगा बेटा, क्योंकि इसके बिना इसका सर्वाइवल नहीं है। और जो लिंक बनाती है वो तो क्रिटिकल लिंक स्पीसीज लिविंग ही होगी भाई। चलो एग्जांपल देखते हैं ताकि बात समझ में आ जाए। और इसके लिए पहला एग्जांपल बच्चों आप यहाँ पर देखें, माइकोराइजा। माइकोराइजा सब बच्चे जानते हैं कि फंजाई हायर प्लांट रूट के साथ एसोसिएट हो जाती है। और जब फंजाई हायर प्लांट रूट के साथ एसोसिएट होती है तो उस एसोसिएशन को माइकोराइजा कहते हैं। जे रहा हायर प्लांट, उपजाऊ प्लांट, और इसके साथ जे आ गई फंजाई। देखो रूट के साथ रह रही है ना, ऐसे ऐसे ऐसे।
आप सब बच्चे फंजाई का काम जानते हैं कि यहाँ पर ये सॉइल मिनरल को वाटर को एब्जॉर्ब कर करके यहाँ पर ट्री को प्रोवाइड कर रही है। तो जल्दी बताओ सॉइल मिनरल और ट्री के बीच का क्रिटिकल लिंक कौन? फंजाई। सॉइल मिनरल ट्री, कहा था ना मैंने, जिन दो कंपोनेंट के बीच में लिंक बनेगा उसमें एक लिविंग होगा ही सही, दूसरा लिविंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक बात। हम मानते हैं कि ट्री अपने मिनरल खुद एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन जो असेंशियल मिनरल खुद एब्जॉर्ब नहीं कर सकता उसके लिए फंजाई है। अगर मैं फंजाई को यहाँ से हटा दूं तो धीरे धीरे ट्री मिनरल डेफिशिएंसी में चला जाएगा और एक दिन फिर आप कहेंगे कि सर अभी अभी आप हमें कीस्टोन पढ़ा रहे थे, तब भी कह रहे थे कि उसके नहीं होने से मर जाते हैं, अब यहाँ कह रहे हो कि इसके नहीं होने से भी मर जाते हैं, उसके नहीं होने से भी मर जाते हैं, इसके नहीं होने से भी मर जाते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत बढ़िया, मैं समझ गया बेटा, बहुत सही बात है। कीस्टोन के हटा देने से इतने 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 मर जाते हैं, और क्रिटिकल लिंक को हटा देने से एक मर जा, दो मर जा, या मैक्सिमम तीन मर जा। सीधी बात है, कीस्टोन के नहीं होने से इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्रिटिकल लिंक के नहीं होने से इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय नहीं होता। लेकिन एक प्रैक्टिकल बात मन में रखना, ऐसा क्रिटिकल लिंक मत हटा देना जिसके हटने से कीस्टोन मर जाए। ऐसा क्रिटिकल लिंक नहीं हटाना है जिसके हटने से कीस्टोन मर जाए, अगर ऐसा कर दिया तो फिर इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सही है। तो बेटा यहाँ कीस्टोन और क्रिटिकल लिंक में डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे मान लो बेटा, मैंने कहा कि फंजाई हटा दी, तो क्या दुनिया भर की फंगस हटा दी? क्या एक स्पीसीज हटाई है आपने, और उसके हटने से जो उससे रिलेटेड ट्री स्पीसीज है वो मर जाएगी, उससे रिलेटेड जो ट्री स्पीसीज है वो मर जाएगी। भाई एक मर गया ना, हो सकता है कि उस ट्री का बहुत क्लोज पॉलिनेटर है जो उसके बिना रह ही नहीं सकता, कोई इंसेक्ट है, वो भी मर गया, दो मर गए ना। और हो सकता है दोनों के गम में कोई चला जाए, तो मैक्सिमम तीन मर गए, सारे थोड़ी मर जाएंगे। बेटा यहाँ ऐसा भी कह दें तो क्या चलेगा? क्या ये रहा सन, ये रही लाइट, सन और फंजाई के बीच क्रिटिकल लिंक ट्री। सोचो सोचो, क्योंकि ट्री वो करके दे रहा है जो फंजाई को नहीं आता, फूड फॉर्मेशन। तो यहाँ सन और फंजाई के बीच का क्रिटिकल लिंक ट्री यहाँ पर बन रहा है। दोनों एक दूसरे के लिए क्रिटिकल लिंक। एक और एग्जांपल आ गया, और वो है पॉलिनेटर इंसेक्ट। पॉलिनेटर इंसेक्ट, और पॉलिनेटर इंसेक्ट में ये रहा प्लांट, और ये रहा इसका फ्लावर, और उसी स्पीसीज का दूसरा प्लांट, ये इसका फ्लावर। आ जाओ इंसेक्ट, बैठो, चले जाओ। क्या पॉलिनेशन कर दिया? और पॉलिनेशन कर देगा तो ये इंसेक्ट भी तो एक प्रकार का क्रिटिकल लिंक हो गया। ये एग्जाम्पल आपको तब अच्छे से समझ में आएगा जब आप दो बातें सुन लेंगे। पहली बात, हम उन प्लांट्स की बात कर रहे हैं जो सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं, जो सेल्फ पॉलिनेटेड हो जाए उनकी बातें नहीं हो रही। हम उन प्लांट्स की बात कर रहे हैं जो एक पर्टिकुलर इंसेक्ट स्पीसीज से ही पॉलिनेशन करवाते हैं। जो हर किसी से पॉलिनेशन करवा ले उसकी बात नहीं हो रही, हवा पानी, बाई एयर बाई वाटर, समझ रहे हैं आप? यही ना चल गए तो बेटा तो यहाँ पर ठीक बात। तो ये
पॉलिनेटर इंसेक्ट भी बेटा यहाँ पर क्रिटिकल लिंक बन रहा है। एक और एग्जाम्पल, और वो आता है कि ये रहा प्रोड्यूसर, हर्बी कार्नी। क्या हर्बी और भी प्रोड्यूसर और कार्नी और के बीच क्रिटिकल लिंक है? क्योंकि हर्बी और भी क्रिटिकल लिंक है प्रोड्यूसर और कार्नी और के बीच, क्योंकि हर्बी और वो करके दे रहा है जो कार्निवोर को नहीं आता, प्लांट खाना नहीं आता, तो उसकी एनर्जी को आगे बढ़ा रहा है। हाँ। ठीक है, रैबिट खा लेंगे, काऊ खा लेंगे, समझ रहे हैं आप? केवल डियरी थोड़ी इलाके में एक हटाएंगे ना, एक स्पीसीज स्पीसीज। ठीक है, तो यहां इन एग्जाम्पल्स को देख के एक बात समझ में आती है कि ऑल सिम्बायोटिक एसोसिएशंस आर क्रिटिकल लिंक। अरे, all symbiotic associations are critical link, but all critical links are not symbiotic. छपेंगे ये स्टेटमेंट, all symbiotic associations are critical link, but all critical links are not symbiotic. हाँ लिखो, all symbiotic associations are critical link, but all critical links are not symbiotic. एक बात, तो इस प्रकार से आज पॉपुलेशन भी कंप्लीट हो गई, और अब एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, कम्युनिटी की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट, कम्युनिटी। जल्दी आंसर कीजिए, क्या कम्युनिटी फॉर्मेशन के लिए प्लांट, एनिमल, माइक्रोब तीनों का साथ होना जरूरी है? नहीं, केवल प्लांट की डिफरेंट स्पीसीज है तो भी कम्युनिटी होगी। कौन सी कम्युनिटी? क्या एनिमल की डिफरेंट स्पीसीज भी कम्युनिटी बनाती है? कौन सी कम्युनिटी? क्या माइक्रोब की डिफरेंट स्पीसीज भी कम्युनिटी बनाती है? माइक्रोबियल कम्युनिटी। सही है। और अगर तीनों को एक साथ कर दे तो भी तो कम्युनिटी होती है बेटा, और उसे कौन सी कम्युनिटी कहते हैं? बायोटिक कम्युनिटी के नाम से पुकारते हैं, बायोटिक कम्युनिटी। जैसा आप सब बच्चे जानते हैं कि आज हमारे पास मान लीजिए ABC नाम के प्लांट है, हमारे पास XYZ नाम के एनिमल है, हमारे पास 1 2 3 नाम के माइक्रोब है, तो समझ जाओ रे, बायोटिक कम्युनिटी में ABC भी होगा, XYZ भी होगा, 1 2 3 भी होगा। ठीक, आज हम बायोटिक कम्युनिटी पढ़ रहे हैं, तो जब कम्युनिटी के कैरेक्टर को बेटा हम पढ़ेंगे, तो सब बच्चे मेरी इस बात को ध्यान से सुनना, आगे भी याद रखना। कम्युनिटी के कैरेक्टर में हम वही कैरेक्टर पढ़ रहे हैं जिन्हें हम कम्युनिटी में अपनी आंखों से देख सकते हैं। कम्युनिटी के कैरेक्टर में वही कैरेक्टर पढ़ रहे हैं जो फिजिकली व्यू होते हैं, जो दिखाई देते हैं। जैसे पहली बात तो यही दिख रही है कि कम्युनिटी डिफरेंट स्पीसीज से मिलकर बनती है, और जब डिफरेंट स्पीसीज से मिलकर बनती है तो कम्युनिटी के अंदर स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है। स्टेटमेंट आ रहा है, स्पीसीज डाइवर्सिटी कम्युनिटी का कैरेक्टर है, पॉपुलेशन का नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन तो होती है एक स्पीसीज है। पॉपुलेशन के कैरेक्टर हम डेमोग्राफी में पढ़ेंगे, बताएंगे वहां।
जैसे कुछ बच्चों को याद हो, तुम्हें तो याद आ जाएगा, बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशो, ये पॉपुलेशन के कैरेक्टर हैं। अभी हम कम्युनिटी पढ़ रहे हैं, तो कम्युनिटी का कैरेक्टर में आपको स्पीसीज डाइवर्सिटी पहला कैरेक्टर है। लेकिन हमारी अर्थ पे कुछ कम्युनिटी ऐसी है जो गजब ही डाइवर्स है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कुछ ऐसे हैं जो लीस्ट डाइवर्स है, डेजर्ट्स। कहीं बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, कहीं बहुत। इसका मतलब कम्युनिटी की डाइवर्सिटी को कुछ फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं, एक एक करके आज हम डिस्कस करेंगे। और उसमें सबसे पहला आता है टाइप ऑफ एरिया। कम्युनिटी की डाइवर्सिटी को टाइप ऑफ एरिया इफेक्ट करेगा कि कम्युनिटी किस लैटिट्यूड पर है, कम्युनिटी किस एल्टीट्यूड पर है, इससे उसकी डाइवर्सिटी पे फर्क पड़ता है। क्या बच्चे आप मुझे बताएंगे कि लैटिट्यूड किसे कहते हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया। मैं समझ रहा हूं आपको कहना बहुत कुछ है, बस शब्द नहीं मिलते हैं। मैं आपकी दुविधा समझ सकता हूं बेटा। चलिए, ये रही हमारी अर्थ। क्या ये नॉर्थ और ये साउथ पोल है? क्या ये 0 डिग्री इक्वेटर एरिया है? पहले बच्चों बताओ, इक्वेटर कहाँ होगा, उसका डिसीजन कैसे करेंगे? 0 डिग्री देख के? जहां डायरेक्ट सनलाइट गिरती है ना? ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको समझते रहिए, जरूरी है बेटा। ये जहां डायरेक्ट सनलाइट गिरती है उसे हम इक्वेटर कहते हैं, क्योंकि हम अर्थ का सेंटर ऐसे ढूंढने नहीं बैठे। अब बोर्ड पे देखो, मैं इक्वेटर से, मैंने पेन इक्वेटर पे रख दिया है, मैं इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा हूं। चले? क्या मैंने अपना पेन सरफेस से उठा लिया क्या? मैं लैटिट्यूड बढ़ा रहा हूं। देखो, सरफेस 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 पे आके लैटिट्यूड बढ़ रहा है। अब मैंने पेन उठाया और मैं हाइट पे जाना शुरू कर रहा हूँ, एल्टीट्यूड बढ़ा रहा हूँ। इमेज बन पा रही है? तो जब अर्थ सरफेस 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 पर आप इक्वेटर से दूर जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो अब सीधा कहना है कि लैटिट्यूड क्या है, तो आपका आंसर होगा डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। है बेटा? और हाइट अबव सी लेवल, हाइट अबव सी लेवल, ये एल्टीट्यूड है। अब लिखना बंद करो, एक मिनट इधर देखो। चाहे लैटिट्यूड बढ़ाओ, चाहे एल्टीट्यूड बढ़ाओ, टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होता है। क्यों कम होता है ये तो मैं आपको बायोम में समझाऊंगा, लेकिन अभी कह दिया ना, बस कह दिया, टेम्परेचर कम होता है। तो जल्दी मुझे बताइए, जब मैं यहाँ हूँ, इक्वेटर के क्लोज हूँ, तो टेम्परेचर ज्यादा या कम? ज्यादा का मतलब 100 डिग्री नहीं है, ज्यादा का मतलब ऑप्टिमम रेंज है जो 25 से 40 डिग्री की है। जब मैं यहाँ से यहाँ आया तो टेम्परेचर वही की कम? यहाँ, यहाँ बेटा, जब यहाँ और कम हो गया तो यहाँ बहुत कम करो ना। समझ रहे मेरी बात को आप? चलिए दोबारा, यहाँ पर क्या है? ज्यादा, यहाँ कम, यहाँ बहुत कम। इसका मतलब टेम्परेचर की रेंज बदलती जा रही है। इस बेसिस पर हमने हमारी अर्थ को नॉर्थ और साउथ में चार चार एरिया में डिवाइड किया है। किस बेसिस पे? टेम्परेचर की रेंज ज्यादा, कम और कम, बहुत कम। समझ रहे हैं आप? तो चार एरिया यहां पर बनेंगे बेटा। ये देखो, इक्वेटर के क्लोज, ये जब इक्वेटर के क्लोज है तो एरिया का नाम बोलेंगे। थोड़ा आगे चलो,
सब ट्रॉपिकल, और आगे चलो टेम्परेट, और आगे चलो आर्कटिक। बच्चों अभी भी आपने ट्रॉपिकल और टेम्परेट शब्द सुने थे ना पहले? एरिया है वो एरिया। थोड़ा साउथ में भी चलें क्या? चलते हैं चलते हैं चलते हैं, साउथ में भी चलेंगे बेटा। यहाँ पर ये एरिया का नाम बोलो, ट्रॉपिकल। ये क्या है? सब ट्रॉपिक। थोड़ा और आगे बढ़ जाओ, थोड़ा और आगे बढ़ जाओ, अरे एंटार्क्टिक। क्योंकि एक्सट्रीम साउथ एंटी आर्कटिक है, तभी तो एंटार्क्टिक है। हम्म। तो यह जब आप यहाँ है तो उस केस में यहाँ टेम्परेचर ज्यादा या कम? जब मैं निकल के यहाँ आया तो टेम्परेचर, टेम्परेचर वो फैक्टर है जो एंजाइम एक्टिविटी को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। आप लोगों ने पढ़ा है कि एंजाइम दो ही चीजों को लेकर सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, टेम्परेचर और पीएच। अरे टेम्परेचर जब एंजाइम एक्टिविटी को इफेक्ट करेगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को करेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को करेगा तो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को करेगा, और ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को करेगा तो डाइवर्सिटी को करेगा। जब मैं यहां पर हूं तो टेम्परेचर ज्यादा या कम? यहाँ कम टेम्परेचर पे वही रहेगा जो कम टेम्परेचर पर अपने एंजाइम को एक्टिव रखेगा। हर किसी के बस की बात, डाइवर्सिटी कम होगी। अरे अरे, तो फिर मुझे आंसर सही मिलना चाहिए एक एक बच्चे का। मैं इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा हूँ, डाइवर्सिटी। अरे पोल से इक्वेटर पे आ रहा हूँ, हाइट पे जा रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ। अच्छा, तो हमारी बायोटिक कम्युनिटी किस लैटिट्यूड किस एल्टीट्यूड पे क्या डाइवर्सिटी डिसाइड हो सकती है? तो अब तो सीधा कह दो बेटा कि चाहे लैटिट्यूड बढ़ाओ, टेम्परेचर कम तो डाइवर्सिटी भी कम। ये बात आपको आपके एनसीईआरटी बायोडाइवर्सिटी में जाके लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट नाम का टॉपिक लिखती है, वहां दिया है। तो वहां पर आपको ये आराम से मिल जाएगा लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट पर बेटा। ठीक बात है। कोई बात नहीं, देख लेंगे। चलो मैं बताऊं। हम्म। यही सारी बातें आपको यहाँ पर दी गई है और विद एग्जाम्पल दिया है। आपको लिखा गया है कि जब आप 23.5 डिग्री पर है तो यहाँ पर बर्ड की स्पीसीज 1400 है, लेकिन जब 41 पे पहुंचे तो ये 105 हो गई, जब आप 71 पे पहुंचे तो ये 56 रह गई। डाइवर्सिटी कम होती जा रही है, बस ये एग्जाम्पल के साथ। और ये ज्यादा रटना नहीं है ये। हाँ, अगर याद करवाना होगा तो मैं क्वेश्चन दे दूंगा एग्जाम में, क्योंकि जो वहां गलत हो जाता है ना वो हमेशा याद रह जाता है ना बेटा? चलो, तो ये तो पहला फैक्टर हो गया, टाइप ऑफ एरिया। और अब दूसरा फैक्टर आता है क्लाइमेट। जल्दी तुरंत पलट दे पत्ता। दूसरा फैक्टर आ गया है क्लाइमेट, और क्लाइमेट में तीन चीजें इंक्लूड करेंगे बेटा आप। पहला टेम्परेचर, दूसरा रेनफॉल,
और तीसरा लाइट। टेम्परेचर सब बच्चे जानते हैं, अभी बहुत तारीफ की है हमने, फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है। फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है बेटा, जो इफेक्ट करता है डाइवर्सिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन को। डाइवर्सिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीसीज। अब आप बच्चे कहेंगे कि सर डाइवर्सिटी तो समझ में आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? आ जाओ देखते हैं, अब आपकी समझदारी काम आएगी। इक्वेटर के क्लोज कौन सा एरिया है? ट्रॉपिकल में मिलने वाले ट्री का नाम बताओ। ट्रॉपिकल में मिलने वाले पहले फॉरेस्ट का नाम बताओ। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वहां मिलने वाले ट्री का नाम बताओ। होपिया डिप्टेरोकार्पस। लिखा था क्या हमने? जब सब ट्रॉपिकल में आएंगे तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस होगा। अरे जब मैं यहां से यहां आया तो टेम्परेचर वही है कि कम हो गया? टेम्परेचर कम हो गया तो प्लांट का टाइप वही है कि बदल गया? अब साल और टीक आ गया, याद करो, ट्रॉपिकल डेसिडुअस। थोड़ा और ऊपर आओ, टेम्परेचर वही कि कम, तो फिर प्लांट का टाइप वही कि बदल गया है? ओ, थोड़ा और ऊपर, पाइनस। थोड़ा और ऊपर, अब ट्री नहीं है, अब तो लाइकेन और मॉस। आखिरी लाइन ट्री की ये रही, इसके ऊपर ट्री नहीं है। बर्फ से ढका इलाका आ जाता है, स्नो ही स्नो है। अगर कुछ है तो लाइकेन और मॉस, और कुछ नहीं बेटा। ये नाम अभी याद हो जाने चाहिए सबको। होपिया डिप्टेरोकार्पस, साल, टीक, ओक, पाइनस। ये बायोम पढ़ते हुए बहुत आसानी हो जाएगी। क्या टेम्परेचर से डिसाइड हो रहा है कि होपिया डिप्टेरोकार्पस कहां से कहां तक, साल और टीक कहां से कहां तक, अरे ओक कहां से कहां तक? कहां से कहां तक का मतलब ही तो डिस्ट्रीब्यूशन है। तो टेम्परेचर, साल, टीक, ओक, माइनस, लाइक इन मॉस। ठीक बात। अब आप कहें कि केवल प्लांट का ही नाम क्यों? लिखेंगे हम तो, कह चुके हैं आपसे, पहले डिसाइड प्लांट ही होता है, फिर जैसा प्लांट वैसा एनिमल वैसा माइक्रोब अपने आप आ जाएगा। रेनफॉल सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है बेटा। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं। अगर टेम्परेचर ही सब कुछ होता तो डेजर्ट की डाइवर्सिटी भी गजब की होती। क्वेश्चन आ रहा है, डाइवर्सिटी को सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाला फैक्टर टेम्परेचर, रेनफॉल, बोथ। जब बोथ है तो बोथ में क्या दिक्कत है? दोनों ही तो इफेक्ट कर रहे हैं। टेम्परेचर, हमने कहा कि डाइवर्सिटी को इफेक्ट करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो टेम्परेचर रेनफॉल दोनों है। अगर बोथ ऑप्शन में ना हो तो ये ध्यान रखना। अगर दोनों मिलता है तो है, लेकिन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो टेम्परेचर है। टेम्परेचर भी ऑप्शन में नहीं है, रेनफॉल है, रेनफॉल वहां होगा। ठीक। लाइट, वैसे तो लाइट और टेम्परेचर को रिलेटेड है, लेकिन अगर यहां पर लाइट को स्पेशली देखा जाए, वैसे मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूं कि लाइट और टेम्परेचर को रिलेटेड है। हम मानते हैं कि लाइट के आने से टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन हमारी अर्थ पे कुछ ऐसे भी तो एरिया है जहां लाइट नहीं और टेम्परेचर ज्यादा है। डीप
ओशनिक एरिया, हाइड्रोथर्मल वेंट, जहां अर्थ की हीट निकल के आ रही है। तो हर बार लाइट से ही टेम्परेचर बढ़े जरूरी नहीं। तो फिर लाइट को कब आंसर करेंगे? जब बात होगी फोटोसिंथेसिस की, जब बात होगी प्रोडक्टिविटी की। अब पहले मेरा क्वेश्चन सुनना और फिर ऑप्शन सुनना, फिर आंसर देना। प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करने वाला फैक्टर है टेम्परेचर, रेनफॉल, लाइट। बताओ बताओ। अभी मैंने ऑल तो बोला ही नहीं ना, तो जो बोला उसी में से चुनो। अपने मन से क्यों करते हो? लाइट, अपने मन से कुछ मत किया करो, जो है उसके हिसाब से सोचा करो। टेम्परेचर, रेनफॉल, लाइट, तीनों में से चुनना था ना हमें, तो लाइट को चुनेंगे क्योंकि प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है। अगर डाइवर्सिटी आता है तो टेम्परेचर को प्रायोरिटी देंगे, अगर टेम्परेचर ऑप्शन में नहीं है तो रेनफॉल को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है? क्या टेम्परेचर और रेनफॉल की रेंज बदलने से, टेम्परेचर और रेनफॉल की रेंज बदलने से प्लांट का टाइप बदलता है? प्लांट का टाइप बदलने से क्या बायोटिक बदलता है? बायोटिक बदलने से क्या इकोसिस्टम बदलता है? और बड़े एरिया में बदलता है तो बायोम बदलता है। क्वेश्चन अब ऐसे आ रहा है, बायोम का टाइप डिटरमाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दो ए बायोटिक फैक्टर के नाम बताओ। टेम्परेचर और रेनफॉल, इन्हीं दोनों के बीच में एनसीईआरटी ने पत्ता दो दो जीरो पे ग्राफ बनाया है। 220 बेटा, इन दोनों के बीच ही ग्राफ क्यों? आज बात समझ में आ जानी चाहिए। वहां रेनफॉल के साथ स्नोफॉल को मिला के प्रेसिपिटेशन लिखा है, रेनफॉल के साथ स्नोफॉल को मिला के प्रेसिपिटेशन लिखा हुआ है। अरे यार, इनको एबीसी लिखो, ए बी सी, ये क्लाइमेट के पार्ट है। उसके बाद में थर्ड, टाइप ऑफ सॉइल। सॉइल का टाइप भी प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट करता है, तो डाइवर्सिटी को करेगा। और यहाँ आज तो बस इतना कह दीजिए कि सॉइल रिलेटेड फैक्टर एडाफिक फैक्टर कहलाते हैं। सॉइल रिलेटेड फैक्टर्स एडाफिक फैक्टर्स कहलाते हैं बेटा। सॉइल रिलेटेड फैक्टर्स एडाफिक फैक्टर कहलाते हैं। एडिफिक टर्म एडिपोज से बनी हुई है। ये रही हमारी अर्थ, और अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, एडिपोज मीनिंग अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। और जो अर्थ की अपर मोस्ट लेयर है वो सॉइल ही तो है। तो सॉइल रिलेटेड फैक्टर क्या कहलाते हैं? एडिफिक, जैसे पार्टिकल साइज, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, एयर मूवमेंट, इनऑर्गेनिक मिनरल, जो भी है सबको क्या कहेंगे? एडाफिक फैक्टर। डिटेल सॉइल में पढ़ेंगे। साइज ऑफ एरिया आखिरी फैक्टर है। एरिया साइज ज्यादा तो डाइवर्सिटी भी, लेकिन क्या हमेशा? बट अप टू अ लिमिट। बच्चों, इस लिमिट का मीनिंग क्या है? बहुत बढ़िया बता। एक टाइम के बाद वही स्पीसीज वापस रिपीट होने लग जाती जो पहले वाले एरिया पे थी। जैसे आप एक इकोसिस्टम में आ गए और इस इकोसिस्टम में आपने 4 रस्सी अपने हाथ में ले ली बेटा, और यहाँ पर एक ब्लॉक बना दिया। मान लीजिए ब्लॉक यहाँ 5x5 का बनाया है, ठीक है? और अगर आपने देखा कि इसमें 5 स्पीसीज है, गिन लिया आपने। अब इस ब्लॉक की साइज बढ़ाइए बेटा, ऐसे। तो फिर आपने यहाँ पर मान लीजिए 10x10 कर दिया, तो अब यहाँ 5 तो पुरानी थी ही, 5 और मिल गई, और साइज बढ़ाई। जब और साइज बढ़ाई तो यहाँ पर अब ये 20 हो गई। और साइज बढ़ाई अब आपने, तो यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे हैं कि जब और साइज बढ़ाएंगे तो यहाँ पर वापस 20 ही आ रही है, और साइज बढ़ाएंगे तो वापस 20 ही आ रही है। मतलब एक टाइम तक डाइवर्सिटी बढ़ रही है, बाद में कांस्टेंट हो रही है।
कुछ क्लियर है? क्योंकि वही स्पीसीज वापस रिपीट हो रही है जो पहले वाले एरिया में थी। इस बात को बायोडाइवर्सिटी में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने ग्राफ से समझाया है, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, जिसको वहीं पर चल के डिटेल से पढ़ेंगे। यहां तक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सही बात है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इस बात के लिए करवाया जा रहा है कि वैसे तो ये पत्ता पलट दो, वैसे तो आप सब बच्चे जानते हैं कि जहां नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा वहां की डाइवर्सिटी ज्यादा। लेकिन तब क्या होगा जब दो एरिया में नंबर ऑफ स्पीसीज बराबर बराबर आ जाए, फिर डाइवर्सिटी कैसे पता करेंगे? उसके लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। मान लीजिए अभी अभी कुछ ब्लॉक एरिया बनाऊंगा, वहां ए बी सी जहां भी लिखूंगा बेटा उसका मीनिंग होगा बर्ड की स्पीसीज है। ए स्पीसीज, बी स्पीसीज और सी स्पीसीज है, तीनों बर्ड, लेकिन स्पीसीज अलग अलग है। ए बी सी तीनों स्पीसीज, मतलब सीधी बात है, ये कौवा, ये तोता, ये कबूतर, तीनों बर्ड है लेकिन स्पीसीज अलग है। जहां मैं एक्स लिखूं उसका मीनिंग क्या होगा? मैमल। जहां मैं आई लिखूं उसका मतलब होगा इंसेक्ट। ठीक बात। तो ये रहा पहला एरिया, ये देखो, और आप कहेंगे कि ये रहा एरिया 1। और यहां पर आपने देखा कि बेटा ए बी है, यहां पर ए बी है, बी भी है, सी भी है। जल्दी मुझे बताओ कितनी स्पीसीज है? 3 स्पीसीज है। क्या तीनों टेक्सोनॉमी के हिसाब से रिलेटेड है? तीनों रिलेटेड है। ये रहा आपके पास एरिया 2। और एरिया 2 में आप बच्चों ने देखा कि यहां भी ए भी है, बी भी है, सी भी है। बच्चों कितनी स्पीसीज है? 3। क्या ये तीनों भी रिलेटेड हैं? ये देखिए बेटा, तीनों भी रिलेटेड है। अब सब बच्चे जल्दी से आंसर दीजिएगा मुझे। एरिया 1 एरिया 2 में जल्दी बताइए किसकी डाइवर्सिटी ज्यादा? अब आराम से, आराम से, नंबर ऑफ स्पीसीज से तो पता नहीं कर सकते, बराबर बराबर है। अब आपको कुछ दूसरा तरीका यूज करना पड़ेगा। और क्या तरीका है? कि जब ऐसा हो जाए कि दो एरिया में नंबर ऑफ स्पीसीज बराबर बराबर आए, तो अब ये देखना कि कहां ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन इवन है, इक्वल है। यहां कोई एक ही ज्यादा डोमिनेंट हो रहा है, यहां तीनों बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इवन डिस्ट्रीब्यूशन एरिया 1 में है कि 2 में? तो एरिया 2 ज्यादा डाइवर्स माना जाएगा। ये नियम है, इस तरह के रूल बना रखे हैं पहले से, कि जब ऐसी मुसीबत आ जाए कि दो बराबर बराबर एरिया मतलब स्पीसीज वाले हों, तो फिर हम क्या करें? उसको ज्यादा डाइवर्स मानेंगे जहां एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है। ये रहा एरिया 3। और एरिया 3 में आप बच्चों ने देखा कि यहां पर ए भी है, एक्स भी है, आई भी है। बताओ कितनी स्पीसीज? 3 स्पीसीज। क्या तीनों रिलेटेड? अनरिलेटेड है। अब बच्चों बोर्ड पे देखो एक बात, यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी इवन, यहां भी इवन। देखो ना आप, यहां भी इवन, यहां भी इवन। अब आपका वेटेज अनरिलेटेड को जाएगा। नियम समझते जा रहे हैं? तो यहां एरिया 3 सबसे ज्यादा डाइवर्स हो जाएगा, सबसे ज्यादा डाइवर्स। चलो तो फिर एरिया 4 आ रहा है। आप बच्चे बताइएगा मुझे 3 और 4 में। एरिया 5 भी आएगा। और यहाँ एरिया 4 में आप बच्चों ने देखा कि यहाँ पर ए है, एक्स है, आई है, बी है। 3 और 4 में क्यों बेटा? नंबर ऑफ स्पीसीज ही ज्यादा है।
तो जहां नंबर ऑफ स्पीसीज ही ज्यादा हो जाए वहां कौन इवन कौन अनरिलेटेड, मुझे क्या करना भाई। जहां नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा उसकी डाइवर्सिटी। अच्छा ये रहा एरिया 5, यहाँ पर ए भी है, एक्स भी है, आई भी है, बी भी है, बी भी है। बताओ 4 और 5 में क्यों 5? इवन डिस्ट्रीब्यूशन। जे बात इस तरह से बेटा। और यहाँ इसी तरह से एक सिंपल से एग्जांपल और है ना हमारे पास, कि ये जैसे एक आपको दो एरिया दे दिए, एरिया 1 और 2, जहां पर आपको लिखा कि यहाँ काउ भी है, बर्ड भी है, इंसेक्ट भी है। यहाँ काउ भी है, यहाँ रेड भी है, यहाँ इंसेक्ट भी है। बताइए बेटा 1 और 2 बराबर बराबर डाइवर्स या कम ज्यादा? कौन ज्यादा? 1, क्योंकि काउ और रेड दोनों मैमल हैं। अगर ऐसा है तो एरिया 1 मोर डाइवर्स देन एरिया 2। कंप्लीट अनरिलेटेड, ये आपको यहां देखना है। ठीक बात। चलिए इसी से रिलेटेड PYQ क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मॉड्यूल में आपको गिवन है, वो भी हम सॉल्व करते हैं। अभी नोट कर लीजिएगा, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां आपको एक टेबल दिया है जिसमें स्पीसीज के नाम है, एरिया और हैबिटेट भी दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि ए बी सी और डी में, इन एरिया में, ये एरिया है, ए बी सी डी में कौन सा एरिया सबसे ज्यादा डाइवर्स है। अब रुक जाइए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। टेबल सबको दिख रही है कि थोड़ा और ऊपर करूं? और ऊपर, इससे ज्यादा नहीं होगी बेटा। अब ठीक है ना, जूम मैक्सिमम कर दिया बेटा, देखो वहां एग्जिट लिखा आ गया। ठीक है, इससे ज्यादा क्या जूम करोगे फिर? अब यहां पर बेटा ध्यान से, ए से लेकर जे ये स्पीसीज के नाम है, और ये 10 है टोटल। चलो काउंट कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये ठीक बेटा। अब यहां पर ये ए क्या है? एरिया, बी सी डी, और ये 11 11 13 12 क्या है इनमें? हैबिट है। सब बच्चे समझ रहे हैं? ध्यान दीजिए, ऊपर वाले दो एरिया तो छोड़ ही दो, क्योंकि कुछ स्पीसीज गायब हो रही है, गायब हो रही है। तो अब हमारे पास में सी और डी में से डिसाइड करना पड़ेगा। अब जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं उसको सुनो और आंसर दे देना तुरंत। सी वाले में 13 हैबिटेट में 10 स्पीसीज, ये शब्द पहुंचे कि नहीं पहुंचे? 13 हैबिटेट में 10 स्पीसीज, और डी वाले में 12 हैबिटेट में 10 स्पीसीज। ज्यादा रिच 13 में 10 है कि 12 में 10? तो आंसर डी है। अरे 13 हैबिटेट में 10 स्पीसीज, ये मीनिंग समझ में आया आपको? आप जब डाइवर्सिटी देखते हैं तो नंबर ऑफ स्पीसीज देखते हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल? नंबर ऑफ स्पीसीज देखते हैं। तो इनको जोड़ने मत बैठ जाना कि 11 प्लस 0.9 प्लस ये मत करने लग जाना। 13 में 10, 12 में 10, 12 में 10 ज्यादा डाइवर्स माना जाएगा क्योंकि वो ज्यादा रिच है। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर बेटा डी हो जाएगा। ऐसा कैसे नहीं होता? क्वेश्चन वही आता है जिसका कोई आंसर होता है। ठीक, सेम होते तो फिर हमें जोड़ना पड़ता, फिर जहां इवन आता उसके हिसाब से देता वो। क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलता, ऑप्शन में बदलता, कुछ तो करता। ठीक है, क्वेश्चन वही आएगा जिसका आंसर होगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन सॉल्व वही करेगा जो पढ़ता है। ऐसे थोड़ी होता है। और हाँ, एक और बात क्लियर कर देता हूँ, जितने एरिया बन सकते बना दिए मैंने।
घर पे बैठ के फालतू का दिमाग मत लगाना कि ऐसे दो एरिया बना के बैठ जाओ जिसमें ढूंढ ही नहीं पा रहे किसकी ज्यादा है कम है। मैं फिर वही कहूंगा, क्वेश्चन वही आता है। चलो बेटा, तो यहाँ पर ये कंप्लीट, और अब सेकंड कैरेक्टर है कम्युनिटी का, और वो है, हाँ हाँ, आराम से जल्दी जल्दी। अब हम साथ साथ ऐसे ये PYQ भी सॉल्व करते चलेंगे, जहां जहां रिलेटेड आता जाएगा वहां वहां सॉल्व होता जाएगा। क्वेश्चन कराएगा, क्या दिया है? आंसर बेटा, क्वेश्चन तो हमारा यहाँ एक बहाना है, मतलब ऐसा कहना, हम तो समझाना चाहते हैं कि जब ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो आपको कैसे डाइवर्सिटी ढूंढना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो मतलब आपने ऑप्शंस तो लिखे नहीं, ऐसे डायरेक्ट ही करवा दिया क्वेश्चन लिख के, ई नॉट छोड़ गए। तो बेटा यहाँ पर हमने ये समझाया कि एरिया 1 और 2 ये दोनों ही आ जाए, फिर आप कैसे करोगे? एरिया 2 और 3 आ जाए, फिर आप कैसे करोगे? ऐसे समझाया है, ठीक है ना? और कोई दिक्कत हो तो बता। आप में अब तक जो 2 माइनर हुए हैं उसमें एक ही हुआ है क्या? फिर यार 2 हो गए, आपने एक दिया होगा। 2 हो गए ना? ऐसे कितने बच्चे हैं जो 330+ मार्क्स वाले हैं? एक या दो में, जो मैं जिस किसी में भी आया हूँ, बायो में। अरे बायो में। अच्छा, ऐसे कितने बच्चे हैं जो बायो में 300+ रहे हैं? 330 वाले भी दोबारा हाथ राइज करेंगे ना, इससे कम नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया। अब आपकी क्लास में से भी कम 10 बच्चे ऐसे चाहिए हमें जो 360 आउट ऑफ 360 लेके आए। इस पर काम शुरू होगा बायोलॉजी में, और इसके लिए क्या एफर्ट्स करने, क्या नहीं करने हैं, वो सारी जानकारी हम प्रोवाइड करेंगे। क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ क्या करना है। फिलहाल सिलेबस को लेकर उठापटक चल रही है, वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, और जिस परेशानी में आप हैं उसमें मैं भी हूँ कि क्या करना चाहिए। तो फिलहाल जब ऐसी परेशानी आ जाए तो हमें ये कहना चाहिए कि अभी मत सोचो जब तक प्रोस्पेक्टस नहीं आ जाए। तो वही चीज आप भी कहेंगे कि अभी डिस्कशन करके टाइम खराब करने का मतलब ही नहीं है, इसलिए चलते रहे बेटा। और PYQ क्वेश्चंस को स्पेशली सॉल्व करें। एक बड़ी हमारे साथ अब दिक्कत AR टाइप क्वेश्चन की है। AR में आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिक्कत आती है कि पहला कैसे किया जाए क्या, तो वो सब चीज़ें प्रैक्टिस से ही सॉल्व होगी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और अगर आप जो बच्चे ऐसे हैं, मैं उनको बोलूँगा कि जो चाहते हैं कि हाँ मुझे बायो में 300+ रहना है, वैसे तो सभी रहना चाहते हैं क्योंकि 600 से कम तो कुछ होने वाला भी नहीं है, तो बायो में तो एटलीस्ट 300+ आना ही चाहिए। तो फिर रेस्ट्रिक्शन मत डालो अपने ऊपर कि ये पढ़ना है, ये छोड़ना है, ये करना है, वो करना है। लास्ट टाइम आते आते फिर बहुत मुसीबत हो जाती है कि कहाँ से शुरू करो, क्योंकि फिर जाके ज्ञान मिलता है कि हाँ यार कर लेना चाहिए था। समझ रहे हैं आप? तो उस टाइम पे फिर नहीं कर पाते, उस टाइम पर फिर उठा पटक हो जाती है। इसलिए चलते रहो ना, आप तो जो क्लास में हो रहा है साथ साथ, और जो नहीं होगा उसे पढ़ते रहो अपने हिसाब से टाइम सेट करके। तो ये चीजें मैनेज करनी पड़ेगी, अच्छे से करना पड़ेगा। और नेक्स्ट माइनर की डेट आ गई क्या? कल ही है? मेरे तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहे कल, तो आएंगे भी कैसे 2 लेक्चर में, तो क्या होगा। चलो खैर कोई बात नहीं। प्लान डाइवर्सिटी आ रहा है, चलो करो करो अच्छे से करो, आ जाए। है NCERT अच्छे से पढ़ के जाना,
ढंग से बढ़िया आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, सब आसान होता है बेटा, सब आसान। चलिए ऑल द बेस्ट बेटा कल के लिए, थैंक यू।